हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। त्रिपुरा में 16 जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। अरुणाचल में विधायक जाम्बे ताशी के निधन से खाली तावांग की लुमला विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को होगा उपचुनाव। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गुवाहाटी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजीव कुमार सिंह ने ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से की मुलाकात। बैठक में लॉ एंड लूम को बढ़ावा देने, बुनकरों के कौशल विकास और उत्पादों के मार्केटिंग पर हुई चर्चा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के दिरांग स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान निमास की 4 सदस्यीय टीम ने वियतनाम के हनोई से साउथ एशिया के 6 देशों की साइकिलिंग अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी शुभकामनाएं। चुनाव आयोग ने नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में विधायक जाम्बे ताशी के निधन से खाली हुई तावांग जिले की लुमला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का भी फैसला किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि त्रिपुरा में 16 फरवरी जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश की लुमला विधानसभा सीट पर भी 27 फरवरी को की वोट डाले जाएंगे। इन सभी चुनावों और उपचुनावों के नतीजे को 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। लुमला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना 31 जनवरी को जारी की जाएगी। 7 फरवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे। 8 फरवरी को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी और 10 फरवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। January 21 and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately, so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. This is to take into account, this is taken into account that the examinations schedules are also taken into account and that children are not really disturbed by this to the extent possible. So since most of the exams are by and large in March, we have tried to finish this in February itself. And no polling station is in any school which is a CBSE related school whose CBSE schedule has come. So there is only one paper before this, but we have ensured that in no school there is a CBSE center or a CBSE school. We are also having by-elections. There are by-elections now. Whatever are the vacancies reported to us so far, we are all covering them, and this is the tradition again we are starting, not to wait. As soon as there are vacancies, we try and finish up, though we can wait technically for 6 months, but we are finishing it, keeping it update, giving the electorate to have their representatives. So there is 1 AC each in Arunachal, Jharkhand, West Bengal, Tamil Nadu, 2 ACs in Maharashtra and 1 parliamentary constituency in Lakshadweep. The details would be available of these names of these constituencies, and the schedule would be like this. They will go with the Meghalaya and Nagaland poll on the same day. That means the February 27th would be date of poll, and January 31st being the
date of notification. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं को खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए निरंतर आयोजित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे अपनी नियमित दिनचर्या में योग और मोटे अनाज का उपयोग करें तथा बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए अपने खानपान का चार्ट बनाए। लगभग 200 सांसद इस खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जो देश के अधिकांश युवाओं के लिए फायदेमंद होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में खिलाड़ियों को देश में अधिक अवसर मिल रहे हैं और विश्वविद्यालय और शीतकालीन खेल जैसे कई आयोजन किए जा रहे हैं। खेल महाकुंभ के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का इंडोर और आउटडोर गेम आयोजित किया जाता है। देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। इसलिए अब ज्यादा बच्चे और हमारे नौजवान स्पोर्ट्स को कैरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। फिटनेस से लेकर हेल्थ तक, टीम बॉन्डिंग से लेकर तनाव मुक्ति के साधन तक, प्रोफेशनल सक्सेस से लेकर पर्सनल इंप्रूवमेंट तक स्पोर्ट्स के अलग अलग फायदे लोगों को नजर आने लगे हैं। और खुशी की बात यह है कि माता पिता भी अब स्पोर्ट्स को गंभीरता से ले रहे हैं। ये बदलाव हमारे समाज के लिए भी अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा है। स्पोर्ट्स को अब एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गुवाहाटी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजीव कुमार सिंह ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट विभाग के निदेशक हर्ष दोदुंग सहित कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अरुणाचल में लायनलूम विभिन्न को बढ़ावा देने और विशेष रूप से सुदूर इलाकों के बुनकरों को उनके हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन में सहायता और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के विषय में चर्चा की गई। राज्यपाल ने NEHSCD से राज्य के बुनकरों के कौशल विकास के लिए विशेष अभियान चलाने और पारंपरिक बुनाई कला के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाया। राज्यपाल ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के तहत अरुणाचल प्रदेश के बुनकरों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट की वकालत की। NEHSDC के MD ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के बुनकरों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा रैपिड नीड असेसमेंट अभियान चलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उन्हें इकोनॉमिक, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की दिशा में कारगर साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत केंद्र सरकार आधारभूत सुविधा विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। श्री मैन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में इस योजना से त्वरित गति से विकास हो रहा है और आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत अरुणाचल में 23 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इन परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई, जिसमें लगभग 119 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, इसके अलावा NLPCR स्टेट स्कीम के तहत 207 परियोजनाओं को मंजूरी मिली।
इन परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई, जिसमें लगभग 1892 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के दिरांग स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान निमास की 4 सदस्यीय टीम ने आज वियतनाम की राजधानी हनोई से 6 देशों के साइकिलिंग अभियान की शुरुआत की। यह टीम आगामी 8 मार्च को सिंगापुर में एक्सप्लेनेड पार्क यानी INA युद्ध स्मारक में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले 50 दिनों में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और मलेशिया होते हुए करीब 5300 किमी की दूरी तय करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल निमास की कार्यकारी परिषद की बैठक में इस अभियान को मंजूरी दी थी। निमास के सचिव की मौजूदगी में बीते 16 जनवरी को रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने अभियान को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई। 4 सदस्यीय टीम के नेतृत्व निमास के डायरेक्टर कर्नल RS जामवाल कर रहे हैं। यह 6 दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के गलियारे का अपनी तरह का पहला साइकिलिंग अभियान है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निमास की टीम को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। इसमें भाग लेने के लिए 27 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। KB नंबर 2 ईटानगर के प्रिंसिपल KR मीना ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम स्कूली छात्रों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुआ है और इससे उन्होंने परीक्षा के समय होने वाले तनाव से निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस समय बच्चों को चाहिए कि कोई उन्हें गाइड करे, मोटिवेट करे और कुछ इस तरह के सजेशंस और आइडियोलॉजी उनके साथ शेयर करे जिससे उनका स्ट्रेस कम हो। और बहुत अच्छा एक चांस जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को ये दिया है कि बच्चे सीधे मोदी जी से इस बात को लेकर के बातचीत कर सकते हैं और परीक्षा के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और इस दिन न केवल केंद्रीय विद्यालय के अपितु भारतवर्ष के जितने भी विद्यालय हैं और स्पेशली जैसा कि परीक्षा में चर्चा में कहा गया है 9 से 12 के बच्चे हैं, सभी बच्चे ध्यान से इस प्रोग्राम को सुनते हैं और सीखते हैं। और क्योंकि परीक्षा के लिए उनके स्ट्रेस उनको कम हो, उनको गाइडेंस मिले, यहाँ से बहुत कुछ उनको मिलता है। जब बच्चा सीधे मोदी जी से प्रश्न करता है और उनसे आंसर पाता है तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम बच्चों के लिए, स्पेशली बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए, 10th एंड 12th के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इसमें सभी बच्चों को भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। सारे बच्चों को जहाँ पर भी वो है, स्कूल में है, स्कूल से इस कार्यक्रम को देखना है, अगर घर पर भी है तो घर से भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए और इस संबंध में और परीक्षा के लिए विशेष रूप से उनको इसमें गाइडेंस मिलेगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बामांग फेलिक्स ने विभाग के अधिकारियों से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। मंगलवार को ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर पंचायती राज विभाग के अधिकारियों, जिला परिषद सदस्यों और ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों की 2 दिवसीय समन्वय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं को गाइडलाइन का पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ समय पर लागू करने को कहा। श्री फेलिक्स ने ग्रामीण विकास कार्य योजना में नियमों का पालन सुनिश्चित करने, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान मेरा गांव मेरी योजना मुहिम के तहत जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने और राज्य संसाधन से सभी जिलों के लिए जारी 123 करोड़ रुपए की धनराशि का सही उपयोग करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं के अमल और लागू करने में आ रही बाधाओं पर चर्चा की गई। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आज केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण दिया। 3 दिन की बैठक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से बचाव तैयारी, प्रतिक्रिया, औषधि क्षेत्र में सहयोग और सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता के लिए डिजिटल हेल्थ इनोवेशन पर केंद्रित है।
कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र सभी हेल्थ इंडिकेटर का केंद्र बिंदु बनाया गया। बैठक में सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए ई संजीवनी और आयुष्मान भारत जैसे डिजिटल स्वास्थ्य ऐप के उपयोग पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में G20 सदस्य देश, विशेष आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। Promoting coordinated efforts among its members to ensure the achievement of good and equitable health for all. Health became an integral part of the G20 agenda with the establishment of Health Working Group, and G20 countries have exhibited a long-standing commitment to mitigating health emergencies ever since the inception of Health Working Group. You are in a land where Ayurveda originated and practiced in its purest form extensively. Your visit cannot be complete if you have not encountered or experienced Ayurveda. Literally, Ayurveda translates to science of life. The practice of Ayurveda includes use of herbal medicines, massage therapy, and dietary changes to maintain or restore perfect balance in the body. I am confident that after you explore, you will understand why this state of Kerala. नई दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में अरुणाचल प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन की टीम को वेस्ट कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड एडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलनेस डेज में सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन की टीम को बधाई दी है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांगलांग में जिला पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के विषय पर ड्राइंग कंपटीशन आयोजित की गई। इसके माध्यम से छात्रों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।